आप अगर स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं तो आपको आपके आसपास में मोटे तौर पे 3 प्रकार के बच्चे नज़र आएंगे। एक वो बच्चे नज़र आएंगे जो स्टार्ट किया और एकदम सीधा उनका जो ग्राफ है वो एकदम से चलता जाता है, 90 डिग्री की तरफ मुड़ता जाता है और वो अपने चलते एकदम स्मूथ चलते हैं, कहीं कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सीधा सीधा अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं। एक इस प्रकार के बच्चे आपको मिलेंगे। एक दूसरा प्रकार बच्चों का वो मिलता है जिसमें बच्चों की लाइफ में अप डाउन आते हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आते आते, मगर वो इस उतार चढ़ाव के दौरान ही मंजिल भी पा लेते हैं। मगर एक और प्रकार देखा गया और वो आपको बहुत आसानी से दिख भी जाएगा और कॉमनली मिलता है। मैंने 25 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे और वो उदाहरण ऐसे देखे, ऐसे चला उतार चढ़ाव चला, फिर आगे बढ़ा और यहाँ से एकदम से एक रुकावट आई, यानी कि स्पीड ना ऊपर गई नीचे और फिर यहाँ से अचानक एकदम ग्राफ नीचे आ गया। यानी कि हम वापस उसी लेवल पे आ गए जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट रूबरू हूँ आपसे एक खास विषय को लेके, जो विषय आप जहाँ कहीं भी अटके हुए हैं, यानी कि आपकी जो मेहनत की यात्रा करीब करीब पूरी हो गई है और एकदम से आखिरी पायदान पे जाके आपके सामने दिक्कतें आ रही है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। तो जी हाँ, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो समझते हैं पहले कि ये वो समय है जो हमारा, यूँ समझो कि जहाँ पे हमारी स्कूलिंग हुई, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे और यूँ कहें कि एकदम से बचपन से गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला। जैसे मानो कि चौथी, पाँचवीं, छठी, 9, 10 वो स्कूलिंग का दौर एकदम अल्लड़ मस्ती में और एकदम मम्मी पापा के साथ अच्छे से फैमिली के साथ गुजर गया। अच्छा गुजरा या बुरा गुजरा, मगर वो गुजर गया, उसका कहीं कोई ज़्यादा मैटर नहीं है इस हमारे वीडियो के रेफरेंस में। यानी कि वो एक फेज हमारी चली और वो सबकी ही अच्छी चली। कल बच्चों के सबके ही बहुत अच्छे नंबर हैं, सबके ही बहुत अच्छे, यानी कि सबके ही 80, 90 इस तरह से हैं। तो मैं उसी फेज की बात कर रहा हूँ। सभी बच्चों के सपने हैं, कोई बच्चा कहता है कि मुझे वो बनना है, कोई बच्चा कहता है मुझे वो बनना है। ठीक है, अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए। यहाँ हमारा जो माइंड के साइंस के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर जब बच्चा यहाँ से निकलता है और जिसको हम कहते हैं कि लाइफ की असली यात्रा में आता है, यानी कि ज़िंदगी की रोड पे जब आता है, जिसको हम कहते हैं कि वो किसी अपने जो उसका जो जॉब लाइफ है या उसका जो अगला जो गोल लाइफ है, उसकी जब वो तैयारी करने चलता है, जब उसको वहाँ जाना है, उस मंजिल तक पहुँचना है, तो वो तैयारी करना शुरू करता है। इस तैयारी, यानी कि जिसको मैंने कहा है यहाँ पे प्रिपरेशन फेज, जहाँ पे बच्चा अपनी तैयारी शुरू करता है कि मुझे ये बनना है भाई। और इस फेज में बच्चा तैयारी करता है और इस तैयारी के रिगार्डिंग वो डिग्रियाँ भी कर लेता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर मैं एक एग्जाम्पल से बात करूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ये स्कूलिंग होगी। यहाँ पे इस लेवल तक, यहाँ पे जो लेवल है, इस लेवल तक बच्चे ने अपनी BSc कर ली, यानी कि UG कर ली, अपनी PG कर ली। ये लेवल हमारा ये हो गया प्रिपरेशन का लेवल। अब जब प्रिपरेशन का लेवल हो गया, अब यहाँ पे हमें मालूम है ना कि भाई PG करने से तो अकेला कुछ नहीं होगा, तो आगे क्या करना पड़ेगा। आगे हमें यहाँ अब लाइफ सेटलिंग फेज है। अब आगे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्पल लिया है, तो हमें बच्चे को क्या करनी पड़ेगी, नेट करनी पड़ेगी या सेट करनी पड़ेगी या उसको JRF करनी पड़ेगी, जो भी चीज़ है। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला फेज है जो बच्चे ने, देखिए, यहाँ तक आते आते कर लिया। इस बच्चे ने भी कर लिया, वो तो आगे चला गया, ये बच्चा भी अपनी मंजिल चला गया। मगर मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से चला ऊपर नीचे, यानी कि कभी जीत कभी हार, कभी जीत कभी हार, चलते चलते और यहाँ आके
अब इसको फेज होना, यानी कि अब यहाँ उसके बाद इसने यहाँ आते आते आरपीएससी का यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आधा काम पूरा हो चुका है, यानी कि इसका जो रिटन एग्जाम है वो यहाँ पर पास भी हो चुका है। अब बचा क्या? बचा है उसका इंटरव्यू। ये तो यानी कि यहाँ तक तो इसका चलता गया, मगर ये इंटरव्यू के रिगार्डिंग यानी कि इस जोन में आके और अब इसका क्या हो गया, ये एकदम से नीचे आ रहा है। भाई ऐसा क्या हुआ? एक बच्चा जिसने बहुत अच्छे से मेहनत करी, उसने अपनी ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, नेट किया, जेआरएफ किया, सेट किया और असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जाम भी पास किया, ठीक है, मगर अब वो यहाँ पे एक चक्रव्यूह में फंस गया है, एक इस जोन में फंस गया। अब वो यहाँ पे तैयारी नहीं कर पा रहा है, अब उसको डर लग रहा है, वो तैयारी नहीं कर पा रहा, रीजन कुछ भी हो। और जब ये तैयारी नहीं करेगा, जब यहाँ इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वापिस ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। वापिस हम कहाँ आ जाएंगे, बेस लाइन पे आ जाएंगे, यानी कि जहाँ से हमने यात्रा शुरू की वहीं आ गए और ये इतनी सारी मेहनत है वो बेकार हो गई। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, ना कोई स्टूडेंट चाहेगा, ना कोई पेरेंट्स चाहेंगे। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं अब इसका इलाज साझा कर रहा हूँ। तो इलाज साझा करने के लिए पहले हमें फैक्ट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस बच्चे के पास यहाँ पे इस जोन में बच्चे के पास चीज़ें बढ़ी हैं, जो चीज़ें ज़रूरी थी, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उसके पास घटी नहीं है, इंक्रीज हुई है। क्या? नॉलेज। यानी कि जब यहाँ से वो चल रहा था तो तब तक इसका लगातार नॉलेज का ग्राफ बढ़ता ही गया है, घटा नहीं है, ठीक है। दूसरा, फैसिलिटीज देखिए, यहाँ इस बच्चे ने जेआरएफ कर लिया है, फाइनेंशियली बच्चा स्ट्रांग हो गया है, नेट कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत सारी चीज़ें उसको हर एंगल से चीज़ें बड़ी हैं, नॉलेज बढ़ा है, फैसिलिटीज बढ़ा है। और बड़ी बात, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि लाइफ में एक्सपीरियंस चाहिए, तो डियर फ्रेंड यहाँ पे बच्चे के पास एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है। एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है क्योंकि ये इस आरपीएससी का जो मेन पार्ट था, जो मेन रिटन एग्जाम था, उसको भी इसने पास कर लिया, तो एक्सपीरियंस भी बढ़ा। कॉन्फिडेंस चाहिए तो यहाँ से कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, यानी कि यहाँ पे कुछ भी घटा नहीं है, सब कुछ बढ़ा है, सब कुछ अच्छा हुआ है। फिर क्यों हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, क्यों हम विड्रॉ कर रहे हैं, क्यों हम पीछे मुड़ रहे हैं, क्यों हमें डर लग रहा है? इसका रीजन ये है, इस जगह पे कुछ न कुछ टूटा है, कुछ न कुछ टूटा है, यानी कि ब्रेक डाउन हो गया है। अब सवाल है कि भाई ब्रेकडाउन किस चीज का हो सकता है? हो सकता है उसका कोई इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो टूट गया हो। सपोर्ट टूट गया हो का मतलब है कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, जैसे फादर मदर या कोई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो था उसकी डेथ हो गई हो, सपोर्ट टूट गया है फैमिली से, अगर वो फैमिली पे डिपेंड है। या फिर हो सकता है कि उसका हार्ट ब्रेक हो गया हो, यानी कि कहते हैं ना कि दिल टूट गया हो कि यार अब क्या करना, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हुआ है कि उसके साथ कोई ऐसा एक एक्सीडेंट हो गया, वो चाहे फिजिकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से वो उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि कुछ न कुछ ऐसा उसकी मेमोरी में चला गया है जो उसकी पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। सवाल है कि हाँ साहब ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है कुछ न कुछ तो टूटा है, कुछ न कुछ तो लॉस हुआ है, मगर इसका इलाज क्या करें? मैं 4 स्टेप फॉर्मूला साझा कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज कि हमें स्टेप 1 में क्या करना है कि
कि व्हाट हैपेंड, यानी कि इस जगह क्या घटित हुआ, इस जगह क्या घटित हुआ उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ घटित हुआ, सपोर्ट टूटा, कुछ भी नुकसान हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ हुई, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट का मतलब क्या? एक्सेप्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ साहब हो गया मेरे साथ, इससे एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि मैं ये मानूं कि भाई ये मेरे साथ हुआ है, मगर ऐसी घटना मेरे एक के साथ नहीं हुई है, ऐसे और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, ऐसे और भी लोग हैं जिनके साथ हुआ है। मान लो फैमिली का सपोर्ट टूटा है तो आप अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे हैं जिनके घर में किसी की डेथ हो गई। अभी हम लॉकडाउन से निकले, बड़ी महामारी से निकले, तो वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी। या फिर किसी का दिल टूटा है, तो आप एक अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप कभी ध्यान से देखिएगा तो आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप कि भाई हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रेकडाउन हुआ है, इसको यहाँ मोटे तौर पे 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। वो ये कि भाई एक जो हमने कहा ना कि ब्रेकडाउन, हर्ट और सपोर्ट, जो मैंने अभी बताया। दूसरा एक चीज़ कॉमन देखी गई कि कहीं हमें फेल्योर मिल गया, यानी कि हमारा कोई और गोल था वो हमें मिला नहीं, कोई डिग्री थी या कुछ भी ऐसा था जो आपका गोल था, मगर फेल्योर मिल गया। तो फेल्योर का भी आप देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो आप अकेले फेल नहीं हुए हैं, और भी लोग फेल हुए हैं, और भी लोग फेल हुए हैं। और या फिर आपके थॉट बड़े गंदे हो गए हैं, थॉट बड़े अच्छे अच्छे विचार आते थे, पहले अच्छा सोचते थे, एनर्जी के साथ रहते थे, मगर अब थॉट कुछ कमज़ोर थॉट आ रहे, कुछ गलत थॉट आ रहे, तो भी आप यकीन करिए कि आप अकेले नहीं, आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा आपने फील किया, ऐसा अगर आपने मान लिया, इसका मतलब है कि आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक्सेप्ट किया हमने, ये हमारा पहला स्टेप है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट करने का मतलब मैंने बताया। अब दूसरा स्टेप है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ये जो बुरी घटना हो गई, इसको हम बैड मेमोरी कहते हैं, बैड इवेंट कहते हैं। ये हमारे माइंड में भरी हुई है, सबकॉन्शियस को इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ भी डेटा और कुछ भी हमारा काम हो नहीं रहा। तो उसको हम क्या करेंगे? इरेज करेंगे। इरेज मतलब उसको हमारे माइंड से उस मेमोरी को निकालेंगे, तभी तो नई चीज़ डालेंगे। तो इरेज करें या फिर उसको डिलीट करें। बहुत सी चीज़ें इरेज हो जाती हैं बहुत आसानी से, बहुत सी चीज़ें डिलीट भी हो जाती है आसानी से। इसके लिए मैं 2 फॉर्मूले शेयर कर रहा हूँ, 2 सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एक सॉल्यूशन में आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कर सकते हैं। इरेज करने के लिए आप क्या करें? उस घटना को जो यहाँ पे आपके साथ हुई, कोई भी फेल्योर, कोई भी आपका ब्रेकडाउन, कुछ भी है, उसको अगर आप लिखते हैं और लगातार 7 डेज तक लिखते हैं, और लिखना कब है? सोने से पहले। सोने से पहले कॉपी पेन में उसको पूरा लिख दें, रियल पूरी कहानी लिख दें, पूरा जो हुआ, और लिख के उसको छोड़ दें। सुबह सवेरे उठते ही उसको फाड़ दें, टुकड़ा टुकड़ा कर दें, और उसको आग में जला दें, या फिर उसको टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दें। ऐसा लगातार आप 7 दिन करें, और आप पाएंगे कि करीब करीब ये जो मेमोरी है, ये जो इवेंट है, वो आपका पूरी तरह से साफ हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, इरेज हो चुका है। और जैसे ही इरेज होगा तो आपको रिलीफ फील होगा। ये जो टेक्निक है इसको एक्सप्रेसिव राइटिंग कहते हैं, और ये एज ए हीलिंग टेक्निक काम आती है। इसको आप गूगल करके ढूंढ सकते हैं, इस पे बहुत सारी किताबें भी आप पढ़ भी सकते हैं। उस चीज़ को हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं। सिंपल आपको लिखना है, ध्यान ये रखना है कि किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। यानी कि जो आप लिखो वो पूरा सच लिखना है, और वो किसी का हाथ नहीं आना चाहिए, चाहे आपका कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो या आपका रूममेट हो या जो भी हो, उसके हाथ नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर इससे नहीं होता है, 7 दिन आप देख लें, तो आप एक काम करें कि किसी काउंसलर से हेल्प ले लें। बहुत सारे काउंसलर हैं, काउंसलिंग ले लें आप, क्योंकि काउंसलर जो हमारे माइंड के जो प्रोसेस को है वो एक डायरेक्शन देता है। यहाँ बेसिकली हमारी जो
जो डायरेक्शन थी ना, जो यू चल रही थी ऊपर की तरफ, वो डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब डायरेक्शन ही चेंज हुई है, यानी कि जब हम ऊपर जा रहे थे ऊपर जाना बंद कर दिया, हम यू चल के फिर वापस इधर के नीचे गिरने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो ये काम करें। और काउंसलर में एनएलपी के काउंसलर आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनएलपी के लोग बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के, बिना किसी दवाई के आपकी हेल्प करते हैं और मेजॉरिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। 7 डेज का मेथड रहता है और एनएलपी काउंसलिंग में ज़्यादातर 3 से 5 दिन का मेथड रहता है, तो इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। अब ये आपने कर लिया, ये स्टेप 2 पूरा कर लिया, फिर स्टेप तीसरे में क्या, थर्ड स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट असाइनमेंट इम्प्लांटेशन, यानी कि यहाँ पे जो आपका अगला जो गोल जो था, जैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्पल लिया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो गोल है उसको इम्प्लांट करना है। इम्प्लांट करने का मतलब है कि नेक्स्ट असाइनमेंट इम्प्लांटेशन एट द रेट ऑफ प्रॉपर सेंस, यानी कि एग्जैक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर आपको क्यों बनना है, एग्जैक्टली क्यों बनना है, यानी कि उससे कौन लोग खुश होंगे, कैसी आवाज़ें आपको सुनाई देगी, कैसी आपको फीलिंग आएगी, कौन लोग गले मिलेंगे, आपके घर में कैसा जश्न होगा, यानी कि इसको एक मेटाफोरिक उसको हमें लेना है, यानी कि रियल लाइफ में इमेजिन करना है कि आप बन गए और आपके घर में क्या हो रहा है, कौन सा दोस्त, कौन से रिश्तेदार सबसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ गया, आपकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सोल्व हो गई, हो जाएगी। इस तरह से इसको हमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में लाते ही ये काम हमारा हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप है। यहाँ पे बेसिकली विजुअलाइजेशन है। इसमें आप जैसे यहाँ पे आप राइटिंग कर रहे हैं, सेम राइटिंग यहाँ भी कर सकते हैं, सेम राइटिंग यहाँ भी कर सकते हैं, मगर चूंकि बच्चा यहाँ से लगातार मेहनत करता हुआ आ रहा है तो यहाँ पे उसको लिखने की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती, इसलिए मैं यहाँ लिखने का नहीं कह रहा हूँ। मगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग ही करना है, तो आप यहाँ राइटअप तैयार कर लें, लगातार राइटअप तैयार करें। ये राइटअप करना होता है सवेरे के वक्त, मॉर्निंग के वक्त, ये इवनिंग के वक्त है, ये मॉर्निंग के वक्त है उठते ही। तो ये आप राइटअप तैयार कर लें, ये 7-8 दिन कर लें, उसके बाद आपका जो पूरा जो माइंड और बॉडी है वो उसी काम में लग जाएंगी। फिर अगला स्टेप और लास्ट स्टेप क्या कहता है कि एक्सेप्ट सक्सेस विथ रेफरेंस, एक्सेप्ट सक्सेस विथ रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे आपके साथ जो घटना हुई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस घटना के बावजूद भी सक्सेस हुए हैं, यानी कि किसी के घर में अचानक कुछ मिस हैपनिंग हो गई, और वैसे लोग हैं आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके शहर में, जो ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी वो कामयाब हुए हैं। कोई बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी वो लोग कामयाब हुए हैं, वो उस मंजिल पे पहुंचे हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपके आसपास है। उन एग्जाम्पल को ढूंढना है और उनके बारे में पढ़ना है, इतना सा काम है। अगर आप सोसाइटी में ना मिले, मान लो, क्योंकि आजकल हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो आप गूगल पे सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें, बहुत स्टोरीज मिल जाएंगी आपको वहाँ पे कि कठिन परिस्थितियों में कौन कौन लोग आगे बढ़े। उनकी छोटी छोटी 5 मिनट की, 3 मिनट की उनके बारे में पढ़ें आप, तो आपको एक यहाँ से ये जो ब्रेकडाउन है ये रुक जाएगा और आपकी यात्रा वापस यूँ इस प्रकार से शुरू हो जाएगी। और जैसे आपकी यात्रा, यानी कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है और होते ही आपकी जॉब लाइफ और फैमिली लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाती है। हम यही तो चाहते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सुझाव है या आपकी कोई परेशानी है तो साझा ज़रूर कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको शामिल कर दूंगा। और किसी की हेल्प के लिए साझा भी कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिएगा। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसी प्रकार की टेक्निक हम साझा करते हैं और उससे उन बच्चों को हेल्प मिली है। ये बात बच्चे ही बताते हैं। अंत में ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।